हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे 9th क्लास साइंस विज्ञान का थर्ड पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट है। दो पार्ट और नहीं देखे हो आपने सेकंड चैप्टर के, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको आई बटन पर आपको हम यहाँ पर ये दोनों चैप्टर्स आपको यहाँ पर दिखा देंगे। तो आगे चलिए, यहाँ तक पढ़ लिया था आपने कि दूध से क्रीम को किस तरह से अलग कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ से अलग पढ़ेंगे तो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने ये तो देख लिया था कि एक से जो मिश्रण होगा, अगर एक तरह का अगर मिश्रण होगा, जैसे कि नीले रंग काले रंग से मतलब एक ही कलर के अगर होंगे तो आप कैसे पृथक करेंगे, ये आपने इससे सेकंड वाले पार्ट में सीख लिया था। पर अब ये थर्ड पार्ट में आप क्या सीखेंगे कि दो अघुलनशील मतलब जो दो ऐसे द्रव जिसमें दोनों द्रव घुलते नहीं हैं, उनको कैसे आप अलग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है आपको, एक यहाँ पर क्रियाकलाप भी दिया गया है। तो आपको इसके माध्यम से आप इसको सॉल्व करेंगे और अपन यहाँ पर इसको पढ़ के देखेंगे। आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल मतलब इसको क्या बोलते हैं, केरोसिन ऑयल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। मतलब एक केरोसिन को आपने किस में डाल दिया है, जल में। अब ये दो हो गए अघुलनशील पदार्थ हो गए, मतलब कि जो केरोसिन ऑयल है वो किस में मिले नहीं होगा आपका, उसमें विलय नहीं होगा, किसमें, पानी में। उसको कैसे अलग कर सकते हैं। तो उसके बाद है मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक ही पृथक्करण कीप में डालें। क्या करेंगे आप, मिट्टी के तेल और जल का जो मिश्रण हो जाएगा उसको क्या डालें, एक ही कीप में। ठीक है, कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल का पृथक्करण परत तैयार हो जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉक कॉर्क को खोलें, स्टॉक कॉर्क और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसा ही तेल नीचे पहुँचे स्टॉक कॉर्क को बंद कर दें। मतलब कि आप ऐसा कि जैसे आपने यहाँ पर क्या लिया, जैसे एक फॉर एग्जांपल आपने ये लिया, इसमें आपने क्या भर दिया, यहाँ पर जल भर दिया यहाँ पर पूरे में। ठीक है, ऑयल कहाँ पे आ गया आपका, इतने में ऐसे टुकड़े टुकड़े टाइप के से बॉक्स टाइप के क्या हो गए, यह तेल आ गया। आपने क्या किया, यहाँ पर एक कीप लगा दी, यहाँ पर मान के चलो, यहाँ से आपने ऐसे स्टार्ट कर दिया, अपने पूरा तेल निकल गया, ख़त्म हो गया पूरा तेल। अभी जैसे ही ऑयल आने वाला था तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको बंद कर दिया, एक स्टेप। या फिर आप दूसरे इस टाइप हो गया, ये एक टाइप और है। आप इसको ऐसा कि आपको ऊपर आ गया ना, तो यहाँ पे कोई वो लगा दो कीप खींचने के लिए, तो वो ऊपर ऊपर का खींचेगा। जैसे ये पानी वाला हिस्सा आएगा उसको रोक दो, बंद कर दो। इसी टाइप से इसको किया है। देखिए क्या किया है यहाँ पे यही किया। देखिए कि पृथक्करण कीप है आपके पास है। ठीक है, उसके बाद क्या करा, यहाँ पर पृथक्करण की मिट्टी का तेल यहाँ हो गया, ये हो गया मिट्टी का तेल इतना यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, जल हो गया। ये हो गई आपकी क्या, स्टॉक कॉर्क, ये हो गया स्टॉक कॉर्क बोलते हैं इसको। जैसे ही आपने क्या किया, इसको आपने स्टॉक कॉर्क को जैसे ही चालू कर दिया तो यहाँ से पूरा क्या हो गया, ये पानी निकल के आ गया। और जो तेल बचा था ना, तेल ऊपर हो जाता है, पानी में नहीं घुलता है। और ये तेल बचा था ना, अब वो क्या होगा, अब वो तेल यहाँ पर जब भी पूरा पानी नीचे आ जाएगा, निकल जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे तेल आ जाए, यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर नीचे, अब इसको कॉर्क को क्या बंद कर दो इसको, तो आपका जो तेल ऊपर हो जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। तो आपके दोनों पृथक्करण हो गया, आपका जल भी अलग हो जाएगा और जो केरोसिन का जो तेल है ना वो भी आपका अलग हो जाएगा। ये दोनों चीज़ आप क्या कर सकते हो, अघुलनशील पदार्थ को इस टाइप से अलग कर सकते हो। अब अनुप्रयोग क्या है इसके, देखिए कि तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। अब इसका जो यूज़ किया है ना, अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण के लिए कीप का यूज। तो उपयोग क्या क्या है इसका, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो तेल और जल का अघुलनशील मिश्रण को, पहला तो ये आपको पता ही चल गया कि इससे अलग कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि मतलब धातु शोधन के द्वारा लोहे को पृथक करने में। धातु शोधन मतलब धातु का जब शोधन होता है के दौरान लोहे को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा हल्के स्लेग मतलब धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की नीची सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। किस विधि में, धातु शोधन विधि में। ठीक है, जो नीचे रह जाता है उसको बोलते हैं धातु शोधन विधि। इसको अलग कर सकते हैं इसी के माध्यम से। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। मतलब जैसे आपने ये बीकर है, बीकर में आपने जल लिया, जल में आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे इसमें तेल ही डाला था, तेल डाल दिया आपने, तो वो अलग बन जाएगा, उसका अलग से उड़ जाता है। मतलब वो पदार्थ जो मिलते नहीं है। ठीक है, और भी इसमें चीज़ें दी हैं। अब क्या बोला इसने बोला अब नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इनको आप करते जाएंगे और
समझ में आता जाएगा। देखिए पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि कपूर गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे किस में बदल जाता है, गैस में। ये हमने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था कि वह अवस्था जो सीधे ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है वो कौन सी अवस्था कहलाती है, ठीक है। और उसमें क्या होता था कि कपूर को आप रख दो तो वो ठोस से सीधा द्रव में ना बदल कर हवा में उड़ जाता है, मतलब कि गैस में बदल जाता है, ठीक। तो ये देखिए परिवर्तित हो जाता है, क्या है, ठीक है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातन क्या कहलाती है वो क्रिया, मतलब जो ठोस से सीधे किस में बदल जाती है, सीधे गैस में बदल जाती है, वो क्रिया क्या कहलाती है, वो क्रिया ऊर्ध्वपातित मतलब ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ये बताया था। ऊर्ध्वपातन हो सकने वाले अवयव हो को ऊर्ध्वपातित न योग्य अशुद्धियाँ इस प्रकरण में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की क्रिया का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, इसका। तो अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित योग्य ठोस पदार्थों के उदाहरण हैं। अब आप एंथ्रासीन को रख दो या नेफ्थलीन को या अमोनियम क्लोराइड को, जैसे आप रखोगे ना तो वो ठोस से सीधे किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, ऊर्ध्वपातित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, आपको एक कीप दी रखी है यहाँ पर, कीप, ठीक है। कीप में आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर रुई का फ्लैग लगा दिया, मतलब रुई का टुकड़ा लगा दिया। फिर यहाँ पर उल्टी कीप रख दिया आपने। ठोसीकृत कपूर है, ये क्या है यहाँ पर, ठोसीकृत कपूर कब बनेगा, ये चीनी की मिट्टी की प्याली है यहाँ पर रखी, इसमें क्या रख दिया इसने, कपूर तथा नमक का मिश्रण रख दिया। कपूर का वाष्प हुआ, जब कपूर का वाष्प हुआ ना तो कपूर कहाँ पर जम गया, ठोस में जम गया। किस में जम गया कपूर, ठोस में, मतलब ठोसीकृत हो गया, मतलब ये वर्गीकृत होने वाला था। यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, आग लगाई, जब आग लगाई इसमें ऊष्मा दी तो ये क्या बन गया, बाष्प बनने लगा। ये बाष्प उड़ रही, ये बाष्प उड़ रही ना, ये बाष्प उड़ रही, तो ये क्या बन गया, ये कपूर का मिक्सअप बन गया। कपूर क्या हो गया, सीधा गैस में बदल लिया है, दिख रहा है आपको, गैस में बदल रहा है। तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के दौरान कपूर नमक का पृथक्करण हो जाता है। तो आपने ये सीख लिया कि कपूर मतलब ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा आप कपूर तथा नमक के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। अब आता है काली स्याही में डाई एक ही रंग है। जो काली स्याही है ना, काली स्याही में डाई एक ही रंग है, इसको कैसे अलग करेंगे। तो क्रियाकलाप देखिए, छानक पत्रक की एक पतली परत ले लें, इसमें यहाँ पर ये दिया भी होगा अभी। पहला तो ये ले लें आप, इसके निचले किनारे में 3 सेंटीमीटर ऊंची पेंसिल से एक रेखा खींच लें, ठीक है। उस रेखा के बीच में जल में अघुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें, इसे सूंघने दें, मतलब इसे सूखने दें। जार, बीकर या परख नली में जल लें, उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.8a में दर्शाया गया है। अब इसे शांत छोड़ दें। जैसे ही जल छानक पत्रक पर ऊपर की ओर उठे, सावधानीपूर्वक देखें तथा अवलोकन देखें। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक स्याही का निशान है, एक स्याही ली, मतलब पेंसिल से खींचा रेखा, एक रेखा खींची, उस पर स्याही का निशान लगा लिया, और एक छानक पत्रक है। ये क्या है, एक छानक पत्रक है ए में। और बी में क्या दे रखा है, यहाँ पर बी में क्या दे रखा है, बी में आपको पहले तो कांच की छड़ रखी है ऊपर, फिर कांच की एक क्लिप रखी, कागज की एक क्लिप रख दी, क्लिप लगा दी आपकी कागज की। जार रखा हुआ है, छानक पत्रक भी है और स्याही का निशान है और जल भी है। इसको किसमें, इस वाले को इसके बी को रख दिया इसके ऊपर, ये अंदर आ गया। तो इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाई मतलब जो डाइयों का अलग करना, ठीक है। क्या कहलाता है इनको, ये इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या बोला जाता है इसको, क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है इस विधि को। मतलब कि आप काली स्याही में डाई एक ही रंग है, इसको जब आप अलग करोगे ना तो ये क्या कहलाएगा, आपका क्रोमेटोग्राफी कहलाएगा। अब जब क्रोमेटोग्राफी होगी तो इसमें से आपको किस किस के उत्तर देंगे, ठीक है। अब आप उत्तर दें कैसे, जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छानक पत्रक पर क्या देखा, जैसे आपका जल ऊपर उठ रहा है तो आपने छानक पत्रक पर देखो, जल ऊपर उठ रहा है तो क्या देखा आपने कि छानक पत्रक पर जो जल है ना वो थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जल आ रहा है, ठीक है। क्या आपने छानक पत्रक पर टुकड़ों पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया। आपके मतानुसार रंग के स्थान पर छानक पत्रक ऊपर की ओर उठने का क्या कारण हो सकता है। तो आप यहाँ पर ये सब बातों के आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। जो स्याही हमने प्रयोग की, हमने उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलय के रूप में है। जैसे ही जल छानक पत्रक पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, मतलब बढ़ता है,
ये डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। ये क्या कर रहा था, देखिए जल ऊपर जा रहा था तो डाई के कण को क्या ले जा रहा था, अपने साथ ले जा रहा था। प्रायः डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। देखिए यहाँ पर दो नहीं बन गए, एक थोड़ा पीलापन दिख रहा है और यहाँ पर एक नीलापन दिख रहा है। उसके बाद रंग वाला मतलब डाई के अधिक दो रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल से अधिक घुलनशील है तेजी से ऊपर उठता है। जो घुलनशील होता है अधिक वो ज़्यादा उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पर पॉइंट की कि मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा कि क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, तो आपको ये पूरा एक चित्र के माध्यम से पूरा समझाना है आपको यहाँ पर पड़ेगा कि क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं। मिश्रण के घटकों से पृथक करने की विधि को ग्रीक भाषा में इसको क्रोमा कहते हैं। क्रोमा का अर्थ होता है रंग होता है। क्रोमा का किसका रंग होता है, अब कहता है क्रोमा का मतलब होता है ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा से लिया गया है क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है अर्थ रंग होता है। इस विधि में सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ गया। इसका सबसे पहले प्रयोग क्या किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था इनके रंगों को कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि क्रोमेटोग्राफी पढ़ा। उसके बाद आता है ये एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों का पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। मतलब जैसे कि जल में कितने आपने घुलो दिए, जल में आपने दो चीज़ें घोल दी, कौन कौन सी जल में दो चीज़ें कौन कौन सी घोल दी आपने, जल में आपने दो चीज़ें मिला दी थी, कौन कौन सी मिला दी आपने, काली स्याही में डाई, दो चीज़ें नहीं मिल गई, तो एक ही विलायक में अपने जल में दो चीज़ें आपने मिला दी थी। ठीक है, तो इसके चक्कर में जब ये ऐसी दो पदार्थ मिल जाते हैं तब ये काम आता है। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे। अभी आपने क्या पढ़ा कि अघुलनशील वालों को किस टाइप से करेंगे, अब ये घुल जाएंगे तो किस विधि के द्वारा अलग किए जाएंगे, तो आपको ये विधि यहाँ पर बताना है। तो आइए हम एसीटोन और जल के उन मिश्रणों को पृथक करने का प्रयास करें। अलग करने का, पृथक मतलब क्या होता है, अलग करने का। तो हमें क्या करना है, एसीटोन को जल से अलग करेंगे हम। तो मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें। आसवन फ्लास्क क्या होता है, अब आगे देखना। इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसके अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पर आप क्या रखें, पहले तो एक फ्लास्क ले लें, इसको बोलते हैं फ्लास्क। यहाँ पर एक स्टैंड लगाएं, इसको फ्लैश बोलते हैं। ये आसवन फ्लास्क है। आसवन फ्लास्क मतलब कि यहाँ पर जब भी ऊष्मा जाएगी ना तो ये ऊष्मा देगी, ऊष्मा दे रहा है, मतलब जहाँ से जहाँ हमने ऊष्मा, अब ये जो फ्लास्क है ना, ये फ्लास्क ऊष्मा को कहाँ भेजता है, ऊपर। और यहाँ पर क्या लगा दिया है, थर्मामीटर, तो नाप लेगा ये। ठीक, उसके बाद ये जैसे ही भाप ज़्यादा जाएगी तो ऊपर जाएगी, पर ये जैसे ही उबल के ऊपर जाएगा ना तो ये नीचे आएगा यहाँ से। तो ये जल कहाँ से निकल जाएगा, इधर से जल निर्वात में से निकल जाएगा। यहाँ पर फ्लैश के लगे हुए हैं, जल का ये क्या होगा, संघनन हो जाएगा और जल का तथा एसीटोन का विलय इसमें ले लिया है। ठीक है, और जल का जो शीतल जल होगा वो यहाँ से निवेश होगा, यहाँ से अपन निवेश भेजेंगे और यहाँ पे जब जो बचेगा ना तो एसीटोन बचेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही आता है। इसको अच्छे से याद करें, आधान से याद करें कि आसवन विधि क्या कहलाती है। आसवन विधि ये समझिए कि आसवन हो रहा है किसी चीज़ का। आसवन मतलब कि ये समझिए कि आपने जैसे ऊष्मा दी, ऊष्मा देख के जो भाप निकल रही है, भाप के द्वारा वो क्या होगा, यहाँ पर आपका एसीटोन बच जाता है। तो यह विधि काम में आई जाती है। अगला यहाँ पर देखना है, अब मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर, संघनित मतलब जुड़कर, संघनक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। जल कहाँ रह जाएगा, ये आसवन फ्लास्क में यहाँ पर ये जल शेष रह गया यहाँ पर ये। ठीक है, उसके बाद अब आपको किस किस बात के उत्तर मिल जाएंगे यहाँ पर, देखिए आपको 2-3 बातों के उत्तर मिलेंगे। जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आपको ये अवलोकित करते हैं। क्या क्या अवलोकित करते हैं आप जब गर्म करते हैं, कुछ समय के लिए इस ताप पर थर्मामीटर और पाठ्यांक स्थिर हो जाता है। आप ये देखते हैं कि बहुत देर तक ये थर्मामीटर है ना, उस पर कोई ना तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना कोई कम हो रहा है। एसीटोन का क्वथनांक क्या होता है, ये भी दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं। क्यों, किस टाइप से हम कर पाते हैं, ये भी आपको बात समझ में आ जाती है। तो आपको ये पता है कि इस विधि को हम क्या बोलते हैं, इस विधि को हम आसवन विधि कहलाते हैं। इसका उपयोग वैसे मिश्रणों में पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, मतलब टूटने बिना हुए उबल जाते हैं।
तथा जिनके घटकों को हम क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम प्रभाजी आशवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों के पृथक्करण और तथा पेट्रोलियम उत्पाद से उनके विभिन्न घटकों को पृथक्करण उसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनन के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2 में दर्शाया गया है। तो आपने ये पढ़ लिया। इसके बाद आपको ये समझ में आएगा 2 विधि होती है, एक तो होती है आशवन विधि, एक होती है प्रभाजी आशवन। तो देखिए आशवन विधि में सिर्फ क्या था, आशवन विधि में आपने यहाँ पर थर्मामीटर लगा था, एक फ्लास्क तो था, ठीक है, स्टैंड भी लगा था, स्टैंड मिश्रण सब है इसमें, शुद्ध ये बॉक्स भी है। यहाँ पर क्या जो मिश्रण लेते हैं ना, आशवन फ्लास्क भी ले लेते हैं, सब लेते हैं, बस यहाँ पर थर्मामीटर कॉर्क ऊपर लगी होती है और उसके पहले यहाँ पर एक प्रभाजी कॉलम लगा दिया जाता है, ठीक है, बस इसलिए इसको प्रभाजी आशवन विधि कहते हैं। 2 क्वेश्चन है, एक तो प्रभाजी है और एक आशवन है। तो आशवन में सिर्फ आप यहाँ पर ही जो ऊपर कॉर्नर है ना फ्लास्क का, यहाँ डायरेक्ट थर्मामीटर लगा देंगे, और प्रभाजी आशवन में आप क्या करेंगे, पहले प्रभाजी को लगाएंगे, इसको बोलेंगे प्रभाजी, उसके बाद अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पर थर्मामीटर लगाएंगे। तो यहाँ भी एग्जाम्पल है, इसको भी करके देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा चित्र के माध्यम से कि प्रभाजी क्या है। अब उसके बाद आता है यहाँ पर कि वायु से गैसों को कैसे पृथक कर सकते हैं। वायु से गैसों को कैसे अलग कर पाओगे, मतलब हवा में से आप गैसों को कैसे अलग कर सकते हो। तो वायु एक समांगी मिश्रण है। वायु कैसा है, समांगी, एक ही तत्वों से मतलब एक ही कणों से मिलकर बना है, तथा इनके घटकों को प्रभाजी आशवन पृथक किया जा सकता है। प्रभा चित्र 2.11 के इस विधि द्वारा मतलब चरणों को दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए वायु है, सबसे पहले वायु है, दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़ित तथा ठंडा कर लें। हम क्या करेंगे, या तो दाब बढ़ा दो तथा तापमान को कम करके वायु को संपीड़ित सुकोड़ दो तथा ठंडा कर लो, तो किस में बदल जाएगी, वायु द्रव में बदल जाती है। आपने देखा जैसे कूलर रहता है, जब आप उसको जब वो कूलिंग करने लगता है, संपीड़ित हो जाता है, तो वो कैसे देने लगती है, हवा, ठंडी हवा देने लगती है। प्रभाजी आशवन कॉलम में धीरे धीरे गर्म करना है। विभिन्न इकाइयों पर गैसों का पृथक्करण कहाँ कहाँ होगा, देखिए कैसे हो जाएगा आपका, जैसे क्वथनांक जब आपका डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन निकल जाएंगी। वायु जब प्रतिशत आयतन में, ये ऐसे निकल जाएगा। तो वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाह का चित्र है, किस टाइप से ये चीज़ें निकल कर आपके सामने आए। यहाँ पर देखिए चित्र भी दिया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पर छानक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, वायु प्रवेश करेंगे, वायु पर क्या पड़ेगा, दाब पड़ेगा। जब गर्म वायु जाएगी इसमें, जब गर्म वायु जाएगी तो ये पूरा गर्म हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, जल निर्गत हो जाएगा, यहाँ से जल निकल के बाहर चला जाएगा। जमा हुआ शीतल जल यहाँ से बाहर निकल के जाएगा, जमा हुआ है ना, ये शीतल जल निवेश, यहाँ से आप निवेश कर सकते हो, जल को भेज सकते हो। और उसके बाद क्या होगा, शीतल जल जो शीतल है ना, मतलब जो वायु संपीड़ित हो जाएगी, यहाँ पर जमना शुरू हो जाएगी, पृथक करने वाली। अब यहाँ से आएगा नहीं, पृथक करेगी। यहाँ से अगर निकल गया हो तो शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत होगी, फिर इसको इधर चली जाएगी। तो ये द्रवीय वायु और विस्तारक जेट बोलते हैं इसको, विस्तारक जेट है। तो यहाँ से क्या निकलेगी, द्रवीय वायु निकली। फिर उसके बाद आएंगे अब प्रभाजी आशवन कॉलम में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नाइट्रोजन और निर्गत और आर्गन गैस क्या होगी, निर्गत हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, द्रवीय ऑक्सीजन बच जाएगा। तो इस वाले फ्लास्क में द्रवीय ऑक्सीजन बच जाएगा। तो इसको बोलते हैं वायु के घटकों का पृथक्करण विधि, ठीक है। अब आएगा कि यदि हम वायु में से ऑक्सीजन गैस 2.12 इसके माध्यम से को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें वायु की उपस्थिति में दूसरी गैसों को पृथक करना होगा, जैसे अब इसमें किया है। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आशवन स्तंभ के धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहाँ सभी गैसों को विभिन्न ऊंचाइयों
पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं, जैसा कि चित्र 2.12 में दर्शाया गया है। अब इसमें से आपको क्या क्या उत्तर मिलेंगे? तो वायु में उपस्थित गैसों के उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए हमें। ठीक है, पहला तो आपको यही मिलेगा। तो आपको यहाँ दे रखा भी होगा, देखो जल स्तर। ठीक है, सबसे ये समझ में आ गया, व्यवस्थित करें। उसके बाद क्या है यहाँ पर आपका व्यवस्थित करें। फिर दूसरा पॉइंट है आपका कि जल में ठंडा जल मतलब जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रवित हो जाता है। तो आपको ये बातें सब पता चल जाएंगी जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। तो पहले कौन द्रवित होता है, कौन द्रवित हुआ था पहले यहाँ पर। और उसके बाद अगला आता है आपका कि किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त करेंगे। अब अशुद्ध जल अशुद्ध नमूना है, ठीक है, अशुद्ध नमूने में से मतलब एक सैंपल है, अशुद्ध है वो, उसमें से अपन शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे अलग किया जाएगा। तो वो विधि भी आपको यहाँ पर बताइए। आपको हर विधि को यहाँ पर देखना है और क्वेश्चन आपका इन विधि में से ही बनता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है वो कि किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे अलग करेंगे। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है आपको। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक चीनी की मिट्टी का प्याली लगभग 50 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट ले लें। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें। अशुद्धियाँ को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल में वाष्पीकृत करें। ठीक, अब हम यहाँ पर देखिए चित्र दिख रहा है आपको, चित्र दिख रहा है। तो चित्र के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सब चीज़ें करना है। क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले तो यहाँ आपका जल भंडारण है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीज़ें क्या क्या दे रखी हैं। जल भंडारण है, यहाँ पर जल भरा हुआ है। उसके बाद ये पाइप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं तहट टैंक। दूसरा है भार टैंक। तीसरा है यहाँ पर छनक टैंक। बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनीकरण होता है। और ये घरों को होता है, जो घरों का ये नल निकलता है। जो घर का नल है ना, यही को ये बता दिया है इसने यहाँ पर कि जो घर का जो नल है ना, किसी अशुद्ध नमूने को शुद्ध कॉपर सल्फेट निकालना है। तो इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि जो पानी होता है ना, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे जल का भंडारण, यहाँ पर ये जल कहाँ पर आ गया, जैसे आपने डैम से या कोई नहर से पानी आता है ना आपके घरों में, तो वो किस तरह से फ़िल्टर होता है, वो यहाँ पर ये प्रक्रिया बताई गई। यहाँ पर जल भंडार हो गया, आपका दिख रहा है जल भंडारण। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है, जल भंडारण हुआ, उसके बाद ठोस पदार्थों के छोटे छोटे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जल भंडारण हुआ। जल भंडारण किस में जाएगा, ठोस पदार्थों को नीचे बैठाने के लिए इसका काम होता है। जो ठोस पदार्थ आए ना, पत्थर आया, छोटे छोटे टंकर, वो इसमें तहटक टैंक में, मतलब तेहट टैंक में कहाँ हुआ, बैठा दिए, यहाँ पर नीचे बैठ गए। फिर उसके बाद जो ऊपर का जो हिस्सा बचा है, यहाँ नीचे बैठ गया। जो ऊपर जो पानी बचेगा वो इस टैंक से इस टैंक में आ जाएगा। इस टैंक में क्या होता है, इसको बोलते हैं भार टैंक। तो मतलब निलंबित अशुद्धियों को तलहट के लिए, तो यहाँ अशुद्धियाँ कहाँ हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। वो जो पानी होगा ना, वो किस में चला जाएगा, छनक टैंक में चला जाएगा। तो पहले में क्या होगा, ये जल आएगा। ये क्या है, ऊपर का जल दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, बारीक बालू, कुछ भी बारूक मिट्टी आ गई, वो थोड़े से ऊपर आ जाएंगी। फिर कंकड़ कहाँ है, नीचे आ गए कंकड़, और जो मोटे कंकड़ हैं वो सबसे नीचे आ गए। फिर जो पानी बचेगा ना, जो शुद्ध जल, वो इस टैंक में जाएगा। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनीकरण, अपन इसको फिटकरी भी बोल देते हैं। फिटकरी से आप पानी को क्लीन कर सकते हैं। फिर क्लोरीकरण होने के बाद फिर वो टंकी में जाएगा एक और फिर वो टंकी से वो कहाँ पे जुड़ जाएगा, आपके घर में। आपके घर में नल आएगा, जो नल आएगा ना, वो शुद्ध जल का आएगा। तो जल घर में जल की शुद्धियाँ निकाय, तो आपको ये जल जो घर में निकाय होता है, जल का जो शुद्धिकरण होता है, वो आपका जो डायरेक्ट आपके जो नहर से या डैम से जो पानी आपके घर आता है ना, वो इस प्रक्रिया से क्लीन होता है, साफ़ होता है, तब वो आपके घर पर आता है। ठीक, आपको ये याद रखना है। उसके बाद आता है, ये नमूना हो गया, कॉपर सल्फेट वाष्पीकृत करें। उसके बाद ये आपको चित्र समझा दिया मैंने। अब आता है, इसको प्रक्रिया पूरी ये हो गई ना, इसको अब हम पूरी समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि चीनी मिट्टी का प्याली में लगभग 50 ग्राम शुद्ध कॉपर सल्फेट लें। जल की न्यूनतम मात्रा, इसे घोल दें, अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के साथ वाष्पीकृत करें। उसके बाद क्या है यहाँ पर, उसके बाद है यहाँ पर और भी चीज़ के, विलयन को छानक पत्र से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने को शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली से प्राप्त करेंगे।
इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या उत्तर मिलेंगे। तो चीनी मिट्टी की प्याली से आपको क्या अवलोकन करते हैं? क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देंगे? चीनी की मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल कैसे अलग किए जाएंगे? ये विधि आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर क्या दे रखा है? क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो आप किसमें जो आपका नमक बनता है ना, उसको किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? क्रिस्टलीकरण की विधि द्वारा। तो क्रिस्टलीकरण विधि है जिसके द्वारा हम क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। विलयन क्या हो गया? विलयन आपका हो गया समंदर से आप क्या कर रहे हो? शुद्ध ठोस को, नमक को, टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा है, अलग कर रहा है। क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न चरणों को उत्तम होती है। तो आप कैसे करते हैं? इसमें वाष्पीकृत करते हैं। ठीक है, वाष्पीकृत जब करेंगे तो ठोस जो क्रिस्टल बचेंगे वो आपके क्या क्रिस्टल बचेंगे? नमक के क्रिस्टल बचेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कुछ ठोस अब विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। आपने देखा होगा शक्कर को आप गर्म कर दो तो झुलस जाती है। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ ठीक है, कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस पर दूषित कर सकती हैं। दोष को कैसे कर सकते हैं? दूषित, क्योंकि अगर आपने वाष्पीकृत हुआ हो सकता है कुछ अशुद्धि वहीं ठोस पर छोड़ जाए तो वो अशुद्ध है। तो अनुप्रयोग किस किस में अनुप्रयोग होता है, किस किस में यूज होता है? सबसे पहला होता है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। दूसरा होता है कि अशुद्ध नमूनों से फिटकरी को पृथक करने में। आप जैसे कि गंदा पानी है ना, अगर फिटकरी आप डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? गंदा पानी बैठ जाता है, अशुद्धियाँ बैठ जाती हैं और प्योर पानी ऊपर आ जाता है। इस प्रकार मिश्रण को प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध कर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी विधि दे रखी थी आपकी, जैसे कि नमक और वो दे कर रखी थी, कपूर और नमक वाली, उसको कैसे अलग करेंगे, पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों को आविष्कार हो चुका है। शहरों में जल घर में पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जल घर में एक रेखा 2.13 जी वाला बताया था, इसमें प्रयोग दर्शाया गया। जल घर में अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों को अपनी कक्षा में चर्चा करें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझा देंगे बाद में। अभी तो आप सिर्फ इनको ही चैप्टर को पढ़ें सिर्फ। जैसा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख भी रहा है कि ये क्वेश्चन आप अपने उसमें भी कर सकते हैं, पढ़ा भी दिया है कि पेट्रोल और मिट्टी का तेल को कैसे अलग कर सकते हैं आप, है ना, आघूलनशील वाले को। उसके बाद आपको यहाँ पृथक्करण की सामान्य विधि, दही से मक्खन कैसे बनाए, समुद्री जल से नमक और कपूर वाली अभी विधि पढ़ाई थी। क्रिस्टलीकरण का आप कैसे अलग कर सकते हो, जैसे कि समंदर जल से आपको नमक को कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगला फोर्थ वीडियो में आप ये देखेंगे, फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ से इस फोर्थ पार्ट में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब आपको एक ये करना है, एक अलग काम कि आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अदरवाइज़ आपको एक काम और करना है कि जितने भी यहाँ पर 9th क्लास के बच्चे पढ़ने वाले हैं आप उनको ये वीडियो सेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आपको जो समझ में नहीं आता है वो कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें भी लगेगा कि आप लोग देखते हैं और हम अपनी जो गलती है उसको सुधार सकते हैं और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेज देने की यहाँ पर कोशिश करते हैं और करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।